Molecular orbital theory. See, we have studied bond formation को explain करने के लिए हमने पढ़ा था VBT, valence bond theory, right? What happens in case of VBT? एक example ले लेते हैं. So overlapping of orbitals takes place. ठीक है, जैसे हम ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं, तो in case of oxygen what happens? Electronic configuration is helium 1s2, ये 1s2 and 2p4, sorry 2s2 2p4, ठीक है, 2p4 1 2 3 and 4, ठीक है. एंड अदर ऑक्सीजन एटम, उसके पास भी हीलियम 2s2 एंड 2p4, ठीक है, 1 2 3 and 4, ठीक है. तो ये वी कैन कॉल इट एज 2px 2py 2pz, 2s2 2px 2py एंड 2pz. x के पास हमने अज्यूम किया है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, y और z के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. एग्रीड, ठीक है. नाउ अकॉर्डिंग टू VBT व्हाट हैपेंस? 2pz के साथ ओवरलैप करेगा. दिस इज 2pz ऑर्बिटल, दिस इज अनदर 2pz ऑर्बिटल. ये ओवरलैप करेगा और बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड. उसके बाद 2py के साथ ओवरलैप करेगा, 2py के साथ साइड बाय साइड ओवरलैप करेगा और बन जाएगा पाई बॉन्ड. तो एक बन गया पाई बॉन्ड, एक बन गया सिग्मा बॉन्ड, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन. ये VBT ने हमें एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है. अब ध्यान से सुनो, इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है. अगर किसी सब्सटेंस के पास, जैसे वाटर, एनी कंपाउंड, एनी एलिमेंट, एनी आयन, if it has unpaired electron in its electronic configuration, in that case the compound is attracted in the external magnetic field and this is called as paramagnetic behavior. समझ में आया? अगर किसी सब्सटेंस के सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, किसी सब्सटेंस के सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो such substance feels repulsion in external magnetic field. Okay, and this is called as diamagnetic substance. Okay, अभी ऑक्सीजन में क्या हुआ? एक ऑक्सीजन के पास है दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑक्सीजन के पास में भी है दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. जब दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, x का अनपेयर्ड z का अनपेयर्ड z के अनपेयर्ड से मिल गया, y का अनपेयर्ड y के अनपेयर्ड से मिल गया, तो अब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो गई. ये y का अनपेयर्ड, सॉरी z का अनपेयर्ड और ये z का अनपेयर्ड, ये y का अनपेयर्ड और ये y का अनपेयर्ड मिल गए, पेयरिंग हो गई. मतलब डाई ऑक्सीजन में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है अकॉर्डिंग टू VBT, ठीक है. लेकिन अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए? डायमैग्नेटिक, मतलब इट शुड फील रिपल्शन इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. बट डाईऑक्सीजन बिहेव्स पैरामैग्नेटिक, डाईऑक्सीजन बिहेव्स पैरामैग्नेटिक. हाउ इज दैट पॉसिबल? राइट, दैट थिंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय VBT, ठीक है. H2 प्लस आयन एग्जिस्ट करता है, H2 माइनस आयन एग्जिस्ट करता है. इन सब आयंस का जो फॉर्मेशन है वो VBT के थ्रू एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है. बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू हम इनका फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते. H2 प्लस माइनस का मतलब एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे हाइड्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन. H2 प्लस का मतलब एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है. तो ये कैसे बॉन्ड बनाएंगे? हाउ द बॉन्ड विल बी फॉर्म बिटवीन देम? ये VBT क्लैरिफाई नहीं करता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसको क्लैरिफाई नहीं कर सकता. इसलिए हम लेके आते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, ठीक है. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी क्या कहती है? देखो, आप ऐसे अज्यूम करो कि ये एक वाटर की ड्रॉप है, ठीक है, और ये इसमें एक पॉलन ग्रेन है, दिस वन which is floating, a small light particle which is floating in the drop of the water, ठीक है. और ये दूसरी वाटर की ड्रॉप है,
और ये उसके अंदर भी एक छोटा सा लाइट पार्टिकल है जो उसमें फ्लोट कर रहा है. दिस लाइट पार्टिकल आई एम कॉलिंग एज ए एंड दिस लाइट पार्टिकल आई एम कॉलिंग इट एज बी. ठीक है, क्लियर? नाउ दिस पार्टिकल ए कैन फ्लोट इन द ड्रॉप ए ओनली or drop A1 only, and this particle B can float in the drop B1 only, right? B वाला पार्टिकल A1 ड्रॉप में तो फ्लोट नहीं कर सकता और A वाला पार्टिकल जंप करके B वाली ड्रॉप में नहीं आ सकता, तो दे आर इन द इंडिपेंडेंट पार्ट्स. ठीक है, अब हमने क्या किया, सरफेस को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया. जब सरफेस को थोड़ा टिल्ट करेंगे तो ये पूरा एक बड़ी वाटर बॉडी बन जाएगी. अब क्या होगा, पार्टिकल ए एंड पार्टिकल बी बोथ कैन फ्लोट इन द सेम बिगर ड्रॉप. ठीक है, हमने क्या किया, सरफेस को थोड़ा सा टिल्ट किया. सरफेस को टिल्ट किया तो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए, कांटेक्ट में आके एक बड़ी ड्रॉप बन गई. ठीक है, अब जो ए है, पार्टिकल ए, वो भी पूरे वाटर बॉडी में फ्लोट कर सकता है और जो पार्टिकल बी है वो भी क्या कर सकता है, पूरी वाटर बॉडी में फ्लोट कर सकता है. अब हम ध्यान से समझो, यहां A1 का मतलब है एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एटम ए, B1 का मतलब है एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एटम बी. ओके, पार्टिकल ए का मतलब है इलेक्ट्रॉन ऑफ ए, पार्टिकल बी का मतलब है इलेक्ट्रॉन ऑफ बी. तो एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या होता है, ए का इलेक्ट्रॉन ए के ऑर्बिटल में होता है, बी का इलेक्ट्रॉन एटम बी के ऑर्बिटल में होता है. दैट्स क्वाइट ऑब्वियस. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी क्या कहती है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, नया ऑर्बिटल बन जाता है, एटॉमिक ऑर्बिटल का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है और नया ऑर्बिटल बनता है. उस नए ऑर्बिटल को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ये इसका सिर्फ स्टार्टिंग पार्ट है. देयर आर मेनी मोर थिंग्स टू बी अंडरस्टूड, राइट? मैंने आपको सिर्फ एक इंट्रोड्यूस किया है कि अगर आप देखना चाहते हो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कंसेप्ट को थोड़ा विजुअलाइज करना चाहते हो, ठीक है, तो हमने क्या किया, एक ड्रॉप, उसके ऊपर एक पार्टिकल फ्लोट कर रहा है, दूसरी ड्रॉप, एक ड्रॉप, उसमें एक पार्टिकल फ्लोट कर रहा है, दूसरी ड्रॉप, उसमें दूसरा पार्टिकल फ्लोट कर रहा है. फिर क्या किया, दोनों ड्रॉप्स को थोड़ा टिल्ट करके पास में लेके आए तो एक बड़ी ड्रॉप बन गई. तो ये जो छोटी ड्रॉप है ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है और ये जो बड़ी ड्रॉप है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है. ठीक है, it is not literally like that, just to visualize the thing I have taken this example. well, चलो अब एक्चुअल थ्योरी का डिस्कशन करते हैं. I'll read out certain points for you so that you can slowly understand the thing, then I'll explain in continuation. The electron in the molecular orbitals are present in the molecular orbitals as electrons are present in the atomic orbitals in atom. जब एटॉमिक फॉर्म में होता है एलिमेंट, जब एलिमेंट एटॉमिक फॉर्म में होता है तो उसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर होते हैं. लेकिन जब कोई सब्सटेंस मॉलिक्यूलर फॉर्म में चला जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द कंपेरेबल एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री कंबाइन टू फॉर्म द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. अब ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है यहां पे. ठीक है, सी वीबीटी में हमने क्या किया था, वीबीटी में हम जब बॉन्डिंग करते हैं, वैलेंस बॉन्ड थियरी में जब हम बॉन्डिंग करते हैं तो हम इनर ऑर्बिटल्स को पूरा नेग्लेक्ट कर देते हैं, सिर्फ वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स को बॉन्डिंग में यूज करते हैं. एग्रीड, दैट्स व्हाट वी हैव स्टडीड. और जो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स यूज करते हैं नॉर्मली उसमें भी वही ऑर्बिटल्स यूज करते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है टू फॉर्म अ नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड. समझ में आ रहा है ना? व्हाट आई एम सेइंग इज कि जब हमने डाइऑक्सीजन बनाया तो हमने ये 1s2 वाले जो ऑर्बिटल्स हैं ये यूज नहीं किए, वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स ही ओवरलैप करवाए. और वैलेंस शेल वाले जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करवाए उसमें भी 2px2 को यूज नहीं किया क्योंकि उसमें ऑलरेडी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. तो अल्टीमेटली वीबीटी में ओवरलैपिंग हम किसका करवा रहे हैं, टू फॉर्म अ नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड. हम किसका ओवरलैप करवा रहे हैं, हम ओवरलैप करवा रहे हैं वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स
हैविंग अनपेड इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स हैविंग अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का ही ओवरलैप होता है, लेकिन एमओटी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एमओटी ये कहती है कि जब दो एटम्स कंबाइन होंगे तो उनके सभी एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे और सभी एटॉमिक ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कंबाइन होंगे। मतलब अगर आपने डाइऑक्सीजन बनाया तो एक ऑक्सीजन का 1s दूसरे ऑक्सीजन के 1s के साथ कंबाइन हो जाएगा और 1s का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेगा। दूसरे ऑक्सीजन का 2s, एक ऑक्सीजन का 2s दूसरे ऑक्सीजन के 2s से कंबाइन हो जाएगा, whether or not it is having the paired electron or unpaired electron, irrespective of that, right? All the orbitals of oxygen 1 will combine with the orbitals of oxygen 2. अब कौन किससे कंबाइन होगा? 1s of one atom will combine with the 1s of other atom. 2s of one atom will combine with the 2s of other atom. 2px of one atom will combine with 2px of other atom. 2py of one atom will combine with 2py of other atom. 2pz of one atom will combine with the 2pz of other atom. So that's how it will form the molecular orbitals will combine to form molecular orbital. मतलब सिर्फ वैलेंस शेल के orbitals having unpaired electron participate नहीं करेंगे. All atomic orbitals of one atom will combine with corresponding atomic orbital of other atom to form molecular orbital. बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब डायग्राम से इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. दैट्स नथिंग बिग इन दैट. व्हाट आई एम सिंपली सेइंग इज, सपोज हम हाइड्रोजन का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो एक हाइड्रोजन का 1s दूसरे हाइड्रोजन के 1s के साथ कंबाइन हो जाएगा और कंबाइन होके बना लेगा, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे और कंबाइन होके बना देंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. ठीक है, सो दिस इज द वेरी बेसिक थिंग वी हैव सेड. नेक्स्ट देखो, एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, इट इज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली वन न्यूक्लियस. In atomic orbital, electron is in the influence of only one nucleus, whereas in molecular orbital it is in the influence of two or more nuclei depending upon the number of atoms in the molecule. मतलब हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, ठीक है, इस 1s ऑर्बिटल में ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन. दिस न्यूक्लियस इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली वन न्यूक्लियस. This electron is in the influence of only one nucleus. Agreed? Here, when atomic orbitals will combine and molecular orbital is being formed, ये बन गया s का molecular orbital और ये electrons. Now this electron is in the influence of two nucleus and this electron is also under the influence of two nucleus. तो क्या होता है, in case of atomic orbital, जो भी उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होते हैं. जैसे हमने लिखा ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन, तो ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 1s2 2s2 2p6 सॉरी 2p4. तो ऑल दीज 8 इलेक्ट्रॉन्स आर इन द कंट्रोल ऑफ ओनली वन न्यूक्लियस. ठीक है, लेकिन एमओटी ये कहती है कि जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन कंबाइन हो जाएगा तो टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे and these 16 electrons will be in the control of two nucleus. दोनों ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के कंट्रोल में होंगे. That's the third point of MOT. Now, number of molecular orbitals formed is equal to the number of atomic orbitals combined. They form molecular orbitals are of bonding type and anti-bonding type of molecular orbitals. That's very important to understand. ये पॉइंट थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा. देखो इधर ध्यान से, हम ये कह रहे हैं कि अगर एक 1s का ऑर्बिटल कंबाइन हुआ हाइड्रोजन का दूसरे 1s के ऑर्बिटल के साथ में, 1s ऑर्बिटल ऑफ वन एटम कंबाइंस विद द 1s ऑर्बिटल ऑफ अदर एटम, और इसके कंबाइन होने से बन गया
1s ऑर्बिटल ऑफ वन एटम कंबाइंस विद द 1s ऑर्बिटल ऑफ अदर एटम। तो इनके कंबाइन होने से बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कितने कंबाइन हो रहे हैं? 1 एंड 1, दैट इज टोटल 2 कंबाइन हो रहे हैं। जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, और आगे देखो, डाइऑक्सीजन है, इसमें क्या होगा? 1s 2s 2px 2py 2pz। कितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 ऑफ वन ऑक्सीजन एंड 1 2 3 4 5 ऑफ सेकेंड ऑक्सीजन। मतलब टोटल कंबाइन होने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितने हुए? 10। तो जब ये बनेगा तो इसके अंदर प्रेजेंट होंगे 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। समझ में आया? जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, 5 ऑफ वन एटम एंड 5 ऑफ अदर एटम, तो टोटल हो गए 10। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी बनेंगे 10। लेकिन half of them will support the bond formation and half of them will oppose the bond formation। ठीक है, तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन को हेल्प करेंगे, जिनकी वजह से दो एटम्स में अट्रैक्शन होगा, उनको हम कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जिन दो एटम्स, जिन ऑर्बिटल्स की वजह से रिपल्शन होगा, उन्हें हम कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कंबाइन होने से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दो तरह के होते हैं, half of them are bonding and rest half are anti-bonding molecular orbital. Now, the bonding molecular orbitals has more stability and less energy. जो bonding molecular orbital होता है उसकी एनर्जी जो पहले वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उसके कंपैरिजन में कम होती है, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी पहले के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। तो बेसिकली इट इज अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। सी व्हाट आई एम सेइंग इज, ये एक हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, ठीक है, और ये दूसरे हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है। ठीक है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो गए। अब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए हैं तो ऑब्वियसली दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। हम ये कह रहे हैं कि जो दो बनेंगे उसमें से एक की एनर्जी पहले से कम होगी और दूसरे की एनर्जी पहले से ज्यादा होगी। तो इसको कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और इसको कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इज अ सिंपल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। ओके, तो हमने एक से लिए 50 रुपीज, दूसरे से लिए 50 रुपीज, फिर दोनों के 50 रुपीज को मिला के बना दिए 100 रुपीज। फिर जब रिटर्न किए तो एक को रिटर्न किए 30, दूसरे को कितने रिटर्न करने पड़ेंगे? 70। रीडिस्ट्रीब्यूशन, राइट। जिसकी एनर्जी कम है पहले से उसको हम कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिसकी एनर्जी ज्यादा है हम उसको कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो दिस इज what we are saying, that atomic orbital has the more energy and stability, and less has more stability and less energy is called bonding molecular orbital, and the one which is having more energy compared to atomic orbitals will be having less energy, more energy, less stable, so that will be called as anti bonding molecular orbital. Fine, next point, that electron probability distribution in the molecular orbitals around a group of nuclei is given by molecular orbitals. Filling of molecular orbital takes place accordance with Aufbau principle, Pauli's principle and Hund's principle. See here, what we are saying is, ये एक हाइड्रोजन का 1s है, ये दूसरे हाइड्रोजन का 1s है, 1s1 ऑफ वन हाइड्रोजन, 1s1 ऑफ अदर हाइड्रोजन, और ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो गए।
ये जब दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो गए तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे, एक की एनर्जी पहले से कम और एक की एनर्जी पहले से ज्यादा। जिसकी एनर्जी कम है और जिसकी एनर्जी ज्यादा है। तो ये जो ऑर्बिटल्स है, अब इनको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और इसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रॉन्स कहां प्रेजेंट थे? इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जब डायहाइड्रोजन बन गया तो इलेक्ट्रॉन्स कहां प्रेजेंट होंगे? इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, यही कहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन मॉलिक्यूल अराउंड ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस इज गिवन बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो अगर हमें डायहाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी शो करनी है तो हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स यूज नहीं करेंगे, हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यूज करेंगे। और इसमें जो फिलिंग होती है दैट्स सेम एज द अफबाउ प्रिंसिपल, यानी लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फिल्ड फर्स्ट, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, राइट। एंड मतलब दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल के ऑपोजिट स्पिन में होंगे, एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों ऑपोजिट स्पिन में होंगे, even though it is a molecular orbital. And Hund's rule will be applicable जब तक सभी ऑर्बिटल्स को एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जाता, सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता तब तक पेयरिंग नहीं कर सकते। यू आर वेरी वेल वर्स्ड विद द अफबाउ पॉलीज एंड हंट्स प्रिंसिपल। तो यहां पे देखो कितने, दो इलेक्ट्रॉन है टोटल, एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन, दोनों का हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास है तो टोटल दो इलेक्ट्रॉन हो गए। अब वो दो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? अफबाउ के अकॉर्डिंग पहले लोअर एनर्जी वाले में जाएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन। एस ऑर्बिटल एस के साथ मिलकर सिग्मा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा, और कौन सा ऑर्बिटल है? 1s, सिग्मा 1s, और दो इलेक्ट्रॉन है। पॉलिस के अकॉर्डिंग एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या होना पड़ेगा? ऑपोजिट स्पिन में। तो पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में जाएगा, अफबाउ प्रिंसिपल। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, वो भी ऑपोजिट स्पिन में, पॉलिस प्रिंसिपल। अभी हंट्स प्रिंसिपल की यहां पे जरूरत नहीं पड़ी, जरूरत पड़ेगी तो हंट्स प्रिंसिपल भी अप्लाई कर देंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो यहां पे इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे, दैट्स व्हाट वी आर सेइंग हियर। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करने के लिए सिंपल रूल है जो पहले अप्लाई किया था, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स गेट द इलेक्ट्रॉन फर्स्ट, one orbital can have maximum 2 electrons in opposite spin. If there are two or more orbitals of same energy, two or more orbitals of same energy like this, then each one of them will get one unpaired electron first. After that the pairing will start. तो ये हंट्स प्रिंसिपल अप्लाई किया। अब आता है, ये तो हुआ द पोस्टुलेट्स ऑफ MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की पोस्टुलेट्स। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में होता है, मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में होता है। सो दैट्स द फर्स्ट पॉइंट वी डिस्कस्ड। एटम में इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में होता है, मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द कंपेरेबल एनर्जी कंबाइंड, एक एटम का 1s दूसरे एटम के 1s के साथ, एक एटम का 2s दूसरे एटम के 2s के साथ, एक एटम का 2px दूसरे एटम के 2px के साथ कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेता है। एटॉमिक ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक एटम के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा एक न्यूक्लियस के कंट्रोल में होते हैं। लाइक ये इलेक्ट्रॉन, दिस इज इन कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज इन द कंट्रोल ऑफ वन न्यूक्लियस एंड दिस इज इन कंट्रोल ऑफ अदर न्यूक्लियस, ठीक है। और यहां पे जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर इन द कंट्रोल ऑफ बोथ द न्यूक्लियस, ओके, दो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होगा, दैट्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नेक्स्ट, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही फॉर्म होंगे। 1s 1s के साथ कंबाइन हुआ मतलब दो 1s कंबाइन हुए, 1s प्लस 1s, तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अगर 1s 2s 1s 2s कंबाइन हुए, एक एटम का 1s 2s दूसरे एटम का 1s 2s, मतलब 2 + 2 4, चार कंबाइन हुए तो चार बनेंगे, ठीक है। चार में से दो की एनर्जी
एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी और दो की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होगी। जिनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है उनको कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा है उनको कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा होती है और स्टेबिलिटी कम होती है। और द लास्ट थिंग इज, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करने के लिए अफबाउ प्रिंसिपल फॉलो करना है, पॉलिश प्रिंसिपल फॉलो करना है एंड हंट्स प्रिंसिपल फॉलो करना है। दीज आर द पोस्टुलेट्स। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब कंबाइन होते हैं तो कंबाइन करने से हमारा मतलब क्या है? ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, half of them are forming bonding and half of them are forming anti-bonding. How and why? तो इसके लिए हमारे पास कंसेप्ट होता है LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मतलब यह है, देखो आप इसको सिंपल वर्ड्स में समझो, राइट? ये क्वांटम फिजिक्स का पार्ट है, हम इसको बहुत सिंप्लीफाई करके पढ़ रहे हैं। ये एक वेव है, ठीक है, दिस इज जस्ट वन वेव, ओके। So this is one wave and this is another wave. अब क्या हो रहा है, जब दोनों वेव्स ओवरलैप करेंगी तो एक पॉसिबिलिटी तो यह है कि ये इन फेज ओवरलैप करेंगी। सो एक पॉसिबिलिटी तो यह है कि ये इन फेज ओवरलैप करेंगी। इन फेज ओवरलैप का मतलब है कि क्रेस्ट से क्रेस्ट मिलेगा, ट्रफ से ट्रफ मिलेगा, तो जहां ओवरलैप होगा वहां एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप और इन फेज ओवरलैप, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये है कि ये दोनों वेव्स, वेव वन वेव टू के साथ आउट ऑफ द फेज ओवरलैप कर रही है, आउट ऑफ द फेज ओवरलैप कर रही है। क्रेस्ट के साथ ट्रफ आ रहा है, ट्रफ के साथ क्रेस्ट आ रहा है, आउट ऑफ फेज ओवरलैप। तो जहां ओवरलैप होगा वहां एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, ठीक है। So that's two conditions of the overlapping, and this overlapping of the waves is called as LCAO, linear combination of atomic orbitals. AO का मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल, LC का मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन से हमारा यहाँ पे सिंपलेस्ट मीनिंग ये है कि वेव्स ओवरलैप कर रही हैं। वेव्स ओवरलैप का कंसेप्ट क्यों लेके आए? क्योंकि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को यूज करके हम इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी वेव बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की जो प्रोबेबिलिटी वेव बनाते हैं, तो जब वो प्रोबेबिलिटी वेव्स ओवरलैप होंगी तो वो प्रोबेबिलिटी वेव्स दो तरह से ओवरलैप हो सकती हैं, इन फेज और आउट ऑफ फेज। अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1s ऑर्बिटल ऑफ वन एटम और ये 1s ऑर्बिटल ऑफ अदर एटम, 1s ऑर्बिटल ऑफ वन एटम एंड 1s ऑर्बिटल ऑफ अदर एटम, और सपोज इनमें हुआ इन फेज ओवरलैप, प्लस साइन लगा रहा हूं मतलब इन फेज ओवरलैप। तो क्या होगा, जो नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा ना, इसमें जहां पे ओवरलैप हुआ है, जिस पार्ट में ओवरलैप हुआ है, मतलब न्यूक्लियस के बीच में ओवरलैप हुआ ना जब दोनों पास में, तो जहां ओवरलैप हुआ है वहां एम्पलीट्यूड बढ़ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। इन सिंपल वर्ड्स, दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन दो न्यूक्लियस के बीच में आ गए, ठीक है। तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बीच में आ गए, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव, न्यूक्लियस पॉजिटिव, सो देयर विल बी अट्रैक्शन। मोर अट्रैक्शन, लेस एनर्जी,
तो इसका एनर्जी कम हो जाएगा। एनर्जी कम हो जाएगा तो हम इसको करेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? केमिकल बॉन्ड का मतलब है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज होल्डिंग द पार्टिकल्स टुगेदर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड मींस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज होल्डिंग द पार्टिकल्स टुगेदर। अब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दो न्यूक्लियस के बीच में आ गए, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दो न्यूक्लियस के बीच में आ गए तो ऑब्वियसली अट्रैक्शन होगा, और अगर अट्रैक्शन होगा तो इसका मतलब बोथ एटम्स विल स्टे टुगेदर। तो इस वाले ऑर्बिटल को हम करेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम हो जाएगी। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम क्यों हो जाएगी? क्योंकि इसमें अट्रैक्शन ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के बीच में आ गए। इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के बीच में क्यों आ गए? क्योंकि कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप हुआ, इन फेज ओवरलैप हुआ। इन फेज ओवरलैप का मतलब जहां ओवरलैप होगा वहां एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। ओवरलैप कहां हुआ? दो न्यूक्लियस के बीच में, तो एम्पलीट्यूड बढ़ गया, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ गया बिटवीन टू न्यूक्लियस। ठीक है, समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? चलो आगे देखते हैं। ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल 1s इनमें ओवरलैप हुआ। जब ओवरलैप हुआ तो ये माइनस साइन। ठीक है, माइनस साइन का मतलब क्या है? आउट ऑफ फेज ओवरलैप। आउट ऑफ फेज ओवरलैप का मतलब ये कि जहां ओवरलैप होगा वहां एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाएगा, वहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मिनिमम हो जाएगी। ओवरलैप कहां हो रहा है? बिटवीन द न्यूक्लियस। तो ये एक न्यूक्लियस और ये दो न्यूक्लियस, इनके बीच में ओवरलैप हो रहा है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, और ये दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे। ठीक है, रिपेल करने लगेंगे मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन को अपोज करेंगे, तो हम इसको कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो दो तरह का लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकता है, इन फेज एंड आउट ऑफ फेज। इन फेज जब होता है तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है बिटवीन टू न्यूक्लियस, उसको कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें अट्रैक्शन होता है, बहुत अट्रैक्शन होता है, इसलिए इसकी एनर्जी कम होती है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जहां ओवरलैप हुआ मतलब बिटवीन द न्यूक्लियस, वहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कम हो गई, मतलब दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे को एक्सपोज हो गए। दो न्यूक्लियस एक दूसरे को एक्सपोज हो गए, पॉजिटिव विल रिपेल पॉजिटिव, तो रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो बॉन्ड का अपोज करेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और क्योंकि रिपल्शन हो रहा है द एनर्जी विल बी हाई। गॉट इट? चलो, तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हमने दो हाइड्रोजन एटम लिए। अब हाइड्रोजन का ये जो एटम है, इसके इसकी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी को कैसे शो करेंगे? फ्रॉम द वेव फंक्शन साई, साई ए प्लस साई बी, और यहां मैंने लिखा साई ए माइनस साई बी। देखो ये जो प्लस और माइनस साइन, ये जो प्लस साइन और माइनस साइन है ना, ये चार्ज नहीं है, पहले से क्लियर कर लेना। यह है साइन ऑफ वेव फंक्शन प्लस प्लस, और यह है साइन ऑफ वेव फंक्शन प्लस माइनस। इसका मतलब यहां पे दोनों वेव फंक्शंस, राइट, दोनों प्रोबेबिलिटी वेव्स इन फेज ओवरलैप कर रही हैं, क्रेस्ट टू क्रेस्ट, ट्रफ टू ट्रफ। यहां पे एक प्लस है एक माइनस है, इसका मतलब दोनों ऑर्बिटल्स, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स के जो वेव फंक्शंस हैं, जो प्रोबेबिलिटी वेव्स हैं, वो माइनस साइन है, एक प्लस है एक माइनस है, और या फिर यहां पे हमने माइनस साइन लगा दिया, तो इसका मतलब यह है कि दोनों में आउट ऑफ फेज ओवरलैप हो रहा है, एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ से मिल रहा है। जब ये इन फेज ओवरलैप करेंगे तो ये वाला ऑर्बिटल बनेगा, और इसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी, तो इसको हम कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जब आउट ऑफ फेज ओवरलैप होगा, आउट ऑफ फेज जब ओवरलैप होगा तो दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। अब इसको आप ये मत समझना कि ये न्यूक्लियस का चार्ज है, नो, दिस इज नॉट न्यूक्लियस चार्ज, दिस इज साइन ऑफ वेव फंक्शन साई। जैसे यहां पे साइन ऑफ वेव फंक्शन दिया प्लस एंड माइनस, और ये देखो ये है नोड। नोड का मतलब है द एरिया वेयर फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इज 0। नोड कहां आ रही है? दो न्यूक्लियस के बीच में आ रही है,
मतलब दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 0। दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 0। दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 0। तो दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, तो बॉन्ड फॉर्मेशन को अपोज करेंगे, इसलिए इसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहां पे होल इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इज बिटवीन टू न्यूक्लियस, राइट। जब दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है तो अट्रैक्शन होगा, राइट। उसको कहेंगे हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो two hydrogen atoms Ha and Hp having wave function psi a and psi b respectively form their respective orbitals having one electron undergo linear combination of atomic orbitals, ठीक है। ये जो psi a और psi b है, they are undergoing the linear combination of atomic orbitals. LCAO यानी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ वेव फंक्शन, मतलब एक प्रोबेबिलिटी वेव दूसरे प्रोबेबिलिटी वेव के साथ ओवरलैप करेगा, इंटरफेरेंस करेगा बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन का मतलब है साई ए प्लस साई बी का मतलब है इन फेज ओवरलैप, और साई ए माइनस साई बी का मतलब है आउट ऑफ फेज ओवरलैप। देयर कैन बी बोथ द टाइप्स ऑफ ओवरलैप पॉसिबल। साई ए प्लस माइनस साई बी, तो जब साई ए प्लस साई बी होगा मतलब इन फेज ओवरलैप होगा, ठीक है, क्रैश से क्रैश, ट्रफ से ट्रफ मिलेगा, तो बनने वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जब साई ए माइनस साई बी होगा मतलब एक वेव का क्रैश दूसरे के ट्रफ से मिलेगा, तो हम उसको कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नाउ sigma molecular orbitals formed by addition of atomic orbitals is called bonding molecular orbital, and sigma asterisk formed by the subtraction of the atomic orbital is called as anti-bonding molecular orbitals. See, now understand here. हमने पढ़ा था यहां पे सिग्मा और पाई का डिफाइन करने का कंसेप्ट, ध्यान से समझ लेना मेरे पॉइंट को। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में द वे ऑफ डिफाइनिंग द सिग्मा एंड पाई इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव एक्सप्लेन इन वीबीटी, ठीक है। यहां डिफाइन करने का तरीका अलग है, लेकिन कंसेप्ट अल्टीमेटली जो हमें अप्लाई करना है वो सेम है। हमने क्या कहा था? एस ऑर्बिटल एस के साथ हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ठीक है। पी में क्या होता है? अगर न्यूक्लियर एक्सिस को जेड मान लिया, अगर न्यूक्लियर एक्सिस को हमने जेड माना है, तो क्या होगा? जेड पे बनने वाला बॉन्ड सिग्मा होगा, एक्स और वाई पे बनने वाला बॉन्ड पाई होगा। दैट्स व्हाट वी हैव स्टडीड। तो यहां पे भी अभी आप यही याद रखना थ्रू आउट द थियरी। वैसे हम अलग से एक डिफाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू एमओटी व्हाट इज सिग्मा, अकॉर्डिंग टू एमओटी व्हाट इज पाई, लेकिन वो सिर्फ एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से है, दैट्स नॉट मच इंपॉर्टेंट। आपको क्या याद रखना है? एस ऑर्बिटल हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिग्मा। पी ऑर्बिटल सिग्मा और पाई दोनों बना सकते हैं, तो पी जेड कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिग्मा, क्योंकि हमने न्यूक्लियर एक्सिस को कंसीडर किया है, दो न्यूक्लियस को मिलाने वाली एक्सिस को कंसीडर किया है जेड एक्सिस, मतलब दो न्यूक्लियस को मिलाने वाली जो एक्सिस है इसको हमने जेड एक्सिस कंसीडर किया है, ठीक है। एंड पी एक्स एंड पी वाई ये कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? पाई बॉन्ड बनाते हैं। ये कंसेप्ट दिमाग में रखो। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग सिग्मा और पाई की डेफिनेशंस अलग होंगी, अलग डेफिनेशंस होंगी, डेफिनेशंस ज्यादा काम की नहीं है। हमें तो ये याद रखना है कौन कौन सा बॉन्ड बनाता है। दूसरी बात, चाहे सिग्मा बॉन्ड बने या पाई बॉन्ड, चाहे सिग्मा बॉन्ड बने या पाई बॉन्ड, ऑब्वियसली वो बॉन्डिंग टाइप का भी होगा और एंटी बॉन्डिंग टाइप का भी होगा। तो अगर बॉन्डिंग टाइप है तो सिग्मा लिखेंगे एज इट इज सिग्मा, और पाई है तो लिखेंगे पाई। लेकिन अगर एंटी बॉन्डिंग टाइप का है तो सिग्मा एस्टेरिक एंड पाई एस्टेरिक, दैट्स हाउ टू बी मेंशन, ठीक है। सो लेट्स प्रैक्टिस इट।
uh, okay, so let's take one of the example and then we will practice it along with the. So what we are saying is ये psi A 1s1 of hydrogen atom A, I'm calling it as Ha. This is 1s1 that is hydrogen atom B. तो जब 1s से 1s कंबाइन होगा यानी दो ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। जब 1s के साथ साई ए प्लस साई बी करेगा, साई ए प्लस साई बी करेगा, तो साई ए प्लस साई बी करने पे क्या होगा, साई ए प्लस साई बी करने पे क्या होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। बॉन्ड कौन सा बनेगा, सिग्मा, क्योंकि एस ऑर्बिटल तो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, तो बॉन्ड कौन सा बनेगा, सिग्मा। क्लियर। और सिग्मा बॉन्ड कौन किससे बन रहा है, 1s से। बॉन्ड कौन सा बनेगा, सिग्मा। सिग्मा किससे बन रहा है, 1s से। लेकिन यहां पे हो रहा है साई ए माइनस साई बी, साई ए माइनस साई बी। माइनस का मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ज्यादा होती है, या आप कह सकते हो एटॉमिक ऑर्बिटल से भी ज्यादा होती है। एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरिजन में और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कंपैरिजन में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, मैंने बताया था ना आपको, एक से 50 लिए, दूसरे से 50 लिए, फिर एक को 30 दे दिए, तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 70। तो दिस 70 इज मोर देन 50 ऑल्सो एंड मोर देन 30 ऑल्सो। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से भी ज्यादा होती है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से भी ज्यादा होती है। ठीक है, और ये एंटी बॉन्डिंग है, इसलिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए साइन बनाएंगे साई। ठीक है, नाउ यहां से एक इलेक्ट्रॉन आया और यहां से एक इलेक्ट्रॉन आया, तो टोटल दो इलेक्ट्रॉन आए। तो पहले इलेक्ट्रॉन किसको मिलेंगे, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल को। ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन किसको मिलेंगे, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल को। ओके, दो इलेक्ट्रॉन है तो पॉलीज के अकॉर्डिंग दोनों इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में नहीं हो सकते, बोथ द इलेक्ट्रॉन हैज टू बी इन द ऑपोजिट स्पिन। क्लियर। सो दिस इज अबाउट द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो अगर मुझे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो आई राइट सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए 1s एंड 1s। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। एक को बोला सिग्मा 1s बॉन्डिंग, दूसरे को बोला सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। सिग्मा क्यों बोला, बिकॉज s ऑर्बिटल कैन फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड, राइट। और एस्टेरिक लगा दिया मतलब एंटी बॉन्डिंग, मतलब एनर्जी पहले से ज्यादा, और एस्टेरिक नहीं लगाया मतलब बॉन्डिंग, मतलब एनर्जी पहले से कम। अब इसकी एनर्जी कम है तो इसको पहले दो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो ये डायहाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया सिग्मा 1s2 बॉन्डिंग एंड सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग। चलो अब कुछ पॉइंट्स आई जस्ट रीड आउट, मैंने एक्सप्लेन तो आपको सब कर दिया है, बट आई जस्ट रीड आउट फॉर यू। Formation of the bonding molecular orbital takes place by constructive overlap, crest to crest, trough to trough. Formation of antibonding molecular orbital takes place by destructive interference, crest to trough, trough to crest. So I can example it as psi A plus psi B, and I can take example as psi A minus psi B. ठीक है, so next, in bonding molecular orbital electron density remains between two nucleus. जहां ओवरलैप हो रहा है बिटवीन टू न्यूक्लियस, वहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इन एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी remains away from the nucleus, creating the repulsion. So as I shown here, यहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहां है, बिटवीन टू न्यूक्लियस, और यहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। नेक्स्ट, as the electrons are there in the nucleus of the bonding molecular orbital,
so they hold atoms together, stabilize the molecule having less energy. अगर इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगा बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के कंपैरिजन में कम है या जीरो है, तो क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन को सपोर्ट करेगा. देयर आर पीपल दोज हु आस्क के सर एटम के अंदर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी है, तो फिर मॉलिक्यूल बनेगा कैसे? सी, ज्यादा इफेक्टिव कौन है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे वही एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे काम का है. ठीक है, अब यहां पे देखो डायहाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में. एंटी बॉन्डिंग में कोई प्रेजेंट ही नहीं है. मतलब एंटी बॉन्डिंग इज अ प्लेस वेयर इलेक्ट्रॉन कैन रिपेल ईच अदर, वेयर एटम्स कैन रिपेल ईच अदर, वेयर बॉन्ड फॉर्मेशन कैन बी अपोज्ड, बट देयर इज नो वन टू अपोज. जो 2 इलेक्ट्रॉन थे दोनों की दोनों किसमें चले गए? बॉन्डिंग में, बॉन्ड को सपोर्ट करने चले गए. सपोज 4 इलेक्ट्रॉन होते, 4 इलेक्ट्रॉन होते तो क्या होता? 2 बॉन्डिंग में, 2 एंटी बॉन्डिंग में. जितना सपोर्ट कर रहे हैं उतना अपोज कर रहे हैं, बॉन्ड नहीं बन पाता. लेकिन यहां पे तो 4 इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहां तो कितने? 2 इलेक्ट्रॉन है. जब 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली यहां पे दोनों इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? बॉन्डिंग में. और अगर दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाएंगे तो बॉन्ड फॉर्म होगा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल तो है लेकिन उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई अपोज करने वाला नहीं है. नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स destabilize the molecule due to the high repulsion between anti-bonding molecular orbitals have more energy. Right? अगर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग बॉन्डिंग में हो रही है, एंटी बॉन्डिंग में नहीं हो रही है या कम हो रहे हैं, तो बॉन्ड बन जाएगा. अगर जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है उतने ही एंटी बॉन्डिंग में चले गए तो बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा. अ फ्यू पीपल में आस्क, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर लेस देन इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? ऐसा पॉसिबल नहीं है. नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? बॉन्डिंग में. आपके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपको पहले इलेक्ट्रॉन किसको देना है? बॉन्डिंग को. अगर बचेगा तो देना है एंटी बॉन्डिंग को. तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि एंटी बॉन्डिंग के पास ज्यादा हो जाए और बॉन्डिंग के पास कम हो जाए. मैक्स टू मैक्स इक्वल हो सकते हैं. ठीक है, और अगर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन इक्वल हो गए तो फिर बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा. राइट? Decrease in energy of the anti-bonding, increase in energy of the anti-bonding orbital is equal to decrease in energy of the bonding molecule orbital. ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी 2 बार बता दिया. ये एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है. 50 एक से लिया, 50 एक से लिया. अब जब रिटर्न किया तो इसको 20 रुपीज कम रिटर्न किए, मतलब 30 रिटर्न किए, तो डिक्रीज कितना हुआ? 20. तो इधर इंक्रीज हो जाएगा 20, मतलब 50 की जगह कितना देना पड़ेगा? 70. राइट? नाउ कंडीशंस फॉर LCAO. ये बहुत सिंपल कंडीशंस है, मैंने आपको पहले बता दिया. 1s 1s के साथ जाएगा, 2s 2s के साथ जाएगा, 2px 2px के साथ जाएगा, 2py 2py के साथ जाएगा, 2pz 2pz के साथ जाएगा. ठीक है, बस यही कंडीशंस है. ठीक है, प्रैक्टिकल जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से. अदरवाइज the combining atomic orbitals must have the same or nearly same energy. मतलब 1s can combine with the 1s of other atom. एक ऑक्सीजन का 1s दूसरे ऑक्सीजन के 1s के साथ जा सकता है, या एक ऑक्सीजन का 1s हाइड्रोजन के 1s के साथ जा सकता है, लेकिन एक एटम का 1s दूसरे एटम के 2s के साथ नहीं जा सकता. 1s 1s के साथ, 2s 2s के साथ, 2px के साथ, 2py 2py के साथ. The combining atomic orbitals must have the similar energy and symmetry. x x के साथ, y y के साथ और z z के साथ. The combining atomic orbitals must overlap to the maximum extent. ठीक है, उनके बीच में ओवरलैपिंग मैक्सिमम होनी चाहिए. सो दिस आर द फंडामेंटल्स एंड द बेसिक पार्ट 1 ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी. अभी तक मैंने आपको सिर्फ थियरी कंटेंट पढ़ाया है, सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी क्या होती है. अब हम इसको नेक्स्ट सेक्शन में अप्लाई करेंगे. This section is useless completely without the coming up sections. Right? The section what we are going to discuss, ये तो पूरा थियरी डिस्कशन का टॉपिक था. ठीक है, एक्चुअल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी जो हम यूज करेंगे वो सेकंड सेक्शन में यूज करेंगे.
ठीक है, so just understand these basics and then watch the next section where we'll apply the molecular orbital theory to form the molecules.